हम्म, प्रार्थना सभा में अपनी जो उनकी होती थी, हम्म, उन्होंने भजन बदल दिया। पहले गाया जाता भजमन प्यारे सीताराम, हम्म, उन्होंने कर दिया भजमन प्यारे राम रहीम, हम्म, भजमन प्यारे कृष्ण करीम। हम्म, कोई नहीं है आज की डेट में हमारे बीच में जो इस भजन के मर्म को हम्म, लोगों तक ले जा सके और लोग भी हम्म, उस तरह का जज्बा पैदा कर सकें हम्म, कि यहां रहना है। इन्हीं भजनों के साय में हिंदुस्तान पनपेगा, आगे बढ़ेगा। सर बिहार चुनाव की बात करते हैं, जैसे आपने इलेक्शन कमीशन की बात करी, तो उसमें जो ये लास्ट में जो 10-10 हज़ार रुपए दिए गए और लास्ट टाइम पे जो चुनाव पूरा का पूरा रिजल्ट अनएक्सपेक्टेड रहा, वो आप लोगों के लिए तो स्पेशली, और आप लोगोों की इतनी कम सीटें आई, उसको किस तरीके से देखते हैं देखिए, बिहार मैंने चुनाव के मैंने रिजल्ट आपकी को? आपकी बातचीत के दौरान ही एक हम्म, बार लेवल प्लेइंग फील्ड प्लेइंग की फील्ड बात, का हाँ, जिक्र इलेक्शन बात किया था। कमीशन और लेवल प्लेइंग फील्ड, हाँ। इलेक्शन कमीशन जब कहता है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, हम्म, तो उसमें लेवल प्लेइंग फील्ड एक बहुत अहम हम्म, उसकी भूमिका होती है, वो किरदार। हम्म, बीते अवसरों पर 2 बार हम्म, चुनाव आयोग ने इस तरह के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को हम्म, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की अवधि में रोक दिया था। हम्म, मैंने स्वयं 5 अक्टूबर को चिट्ठी लिखी, 6 अक्टूबर हम्म, शायद एमसीसी लग गया था, मैंने चिट्ठी लिखी थी। इन हर फेज से पहले हम्म, उसके बीच पैसे ट्रांसफर हो रहे थे। हम्म, चुनाव आयोग ने मेरी चिट्ठी का एक्नॉलेजमेंट तक नहीं भेजा, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, हम्म, एक्नॉलेजमेंट तक नहीं भेजा। रिसीविंग भी नहीं दिया अब उन्होंने। ये बताइए, तेजस्वी जी और पूरे महागठबंधन की जो योजना थी बिहार को लेकर के, हम्म, उसका एक ब्लूप्रिंट था, 2,500 रुपए प्रति माह प्लस उद्यम की संभावना में इन्वेस्टमेंट। हम्म, इसमें ऐसा कुछ नहीं था। हम्म, एक रूमर दिया गया 10,000 के साथ कि 1,90,000 और मिलेगा, हम्म, लेकिन इसने चुनाव तो बदल दिया ना। हम्म, ये रिगिंग है और इलेक्शन कमीशन वाज इज मतलब शरीके गुनाह। आपको जहां इंश्योर करना चाहिए था हम्म, कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, ये लेवल प्लेइंग फील्ड तो रही ही नहीं। तो सर ये जो घटना घटी, ये तो आगे भी होंगी, तो आप नहीं, इन देखिए, चीजों को रोकोगे कैसे? ये बीच में तो प्रधानमंत्री जी खुद रोकने के मूड में आ गए थे, इन चीजों को रेवड़ी बोलने लगे थे, हम्म, अचानक से रेवड़ी से पीछे चले गए, हम्म, बंटवारे में हम भूमिका निभा दी। हम्म, लेकिन मैं ये बता रहा हूं, हम्म, ये भी साइकिल टूटेगा, हम्म, लेकिन इस प्रक्रिया में हम्म, देश कमजोर होगा। अब ये 10,000 रुपया हम्म, वन टाइम ट्रांसफर है या इसमें उद्योग की संभावना या उद्यम की संभावना देख रहे थे? अगर वो संभावना देख रहे थे जो आपने प्रॉमिस किया था, तो हम तो मांग करेंगे उन तमाम लोगों को 1,90,000 रुपए की बकाया राशि दी जाए, अन्यथा इट अमाउंट्स टू ब्राइबरी। बिल्कुल। अगर आप 2 लाख दें, ठीक है, कोई उद्यम शुरू हुआ, हम्म, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, हम्म, इट अमाउंट्स टू हम्म, brazen bribery case in collaboration, in cohort with the Election Commission of India. तो सर ये तो चीजें आगे होती जाएंगी, इलेक्शन कमीशन को और इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस को बचाने के लिए आप लोग करोगे देखो, क्या? आप सारा काम पॉलिटिकल पार्टीज के ही माथे मत रखिए। भुगतती कौन है? पक्ष विपक्ष को छोड़ दीजिए, लोग भुगतते हैं ना। लोग भी, अब जो बात मैं सदन में मैं कह रहा था, मैं आपके माध्यम से फिर कहूं, सड़कों पर प्रोटेस्ट का, अपनी मांग को लेके आने का भी कल्चर इस देश में खत्म हुआ। जब हम छोटे थे, कितना ट्रेड यूनियन मूवमेंट सुनते थे, आए दिन। वो डेमोक्रेसी के आभूषण है। हम जिसे आजकल रोड ब्लॉक समझते हैं कि अरे ट्रैफिक जाम हो गया, नोएडा वालों को दिल्ली आने में दिक्कत हो रही है, वो क्या था एसेंशियली? वो डेमोक्रेसी की डीपनिंग थी। जमीन के अंदर डेमोक्रेसी अपनी जड़ें मजबूत करती थी। आजकल आपको वही गुरु, किसान आए तो वो कांटे लगवा देते हो, कील लगवा देते हो, रास्ते में बैरिकेड लगा देते हैं। जनता सारी कीलें उखाड़ेंगी, जनता पीसफुल तरीके से आएगी, कहेगी बहुत जल्द ये तौर तरीके पसंद नहीं है, ये रवायतें बदल दो। तो आप भी जनता के भरोसे हो इवेंचुअली? जनता के साथ हूं। ओके। सर इसी में नलिन वर्मा जी पत्रकार हैं, उन्होंने भी मेरे से रिसेंटली एक बात कही। मैंने उनको कहा कि आपके साथ इंटरव्यू है, तो उन्होंने कहा कि सर से पूछिएगा कि आरजेडी जो है वो M+Y से आगे अभी
बढ़ क्यों नहीं पा रही है? क्यों क्यों वो सिर्फ और घुमा फिरा के वहीं पे आके नहीं आदित्य जी, टिक मैं जाती आपको है? एक फ्रैंकली कहूँ, ये भी हमारे बारे में एक थोड़ा गलत आकलन है। मुस्लिम प्लस नहीं, यादव। हाँ। ये गलत आकलन है। बूथ वाइज डेटा देखिए, हम्म एम भी अगर कहीं कम मिला, वाई भी कम मिला, तो बाकी भी कम मिला, लेकिन जहां मिला सब मिला। इसलिए मैं इसको कम्युनिटी सेंट्रिक नहीं रहने देना चाहता हूं, और ना ही हम मुझे स्वीकार्य है। लोकसभा चुनाव में हमारे कई कैंडिडेट ऐसे जीते जो इस समीकरण से नहीं थे, जो तथाकथित, और एम वाइज समीकरण मैं समझता हूं लालू जी के साथ ही अन्याय था। वो गरीब के नेता थे भाई, और हमारी पॉलिटिक्स की थाती वही है, चुनाव जीते हारे अपनी जगह। मैं अक्सर लोगों से कहता हूं कि एक चुनाव हम अच्छा नहीं कर पाए तो आप हमारा ऑबिचुअरी लिखने लगे हो, प्लीज स्टॉप इट। जनता ऐसा नहीं चाहती है। 38% वोट लेकर के यहाँ है, तो जनता का भरोसा है, इस भरोसे पे और काम करेंगे, और साथ ही लेवल प्लेइंग फील्ड जिसको प्रभावित करते हैं चुनाव आयोग के लोग या चुनाव आयोग, उसका भी कुछ ना कुछ उसके लिए प्रतिरोध का रास्ता निकाले। ओके सर, 2 दिन क्वेश्चन हो रहा है। इस किताब में आपने नेशनलिज्म का जिक्र किया और एक चैप्टर भी है, तो और नेशनलिज्म के साथ आपने कहा कि पैट्रियोटिज्म, और उसके बीच में आप रिलीजन घुसेड़ दो, वो सारा मामला गड़बड़ हो जाता है। ये मैं हमेशा से मानता हूँ। कि देखो, अब आप बगल में बांग्लादेश में, बांग्लादेश बना कैसे, बांग्लादेश के बनने की कहानी देखे तो ये एक तरह से बता गया कि रिलीजन अलोन कैन नॉट बी द बेसिस ऑफ नेशनलिज्म। ये कई दफा तो रिलीजन और नेशनलिज्म को मर्ज करना ऑक्सीमोरोन है, बिल्कुल। इसकी कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। खैर, बांग्लादेश बना, लैंग्वेज इशू था, ऑपरेशन का एक लंबा इतिहास था, कैसे वेस्टर्न पंजाब लॉबी, तो बाकी आज फिर देखिए बांग्लादेश में क्या हो रहा है। जो लोग उस चक्र को पलटना चाहते हैं, आज वहां अराजकता का क्या माहौल है। हम सबको नहीं भूलना चाहिए कि नेशन एज ए कम्युनिटी एक तरह से एक अपील टू पीस भी है। पीस बिना जस्टिस के संभव नहीं है। शमशान की भी एक पीस होती है, वो पीस नहीं चाहिए। कब्रिस्तान की पीस नहीं चाहिए, मुर्दा शांति नहीं चाहिए। हाँ, मुर्दा शांति, वो मुक्तिबोध की नहीं, पास की कविता थी, मुर्दा मुर्दा शांति से मर जाना। खैर, मैं ये कहता हूं कि राष्ट्रवाद को मजहबी तड़के से जितना दूर रखेंगे, राष्ट्र उतना महफूज होगा। टैगोर तो इतने खिलाफ थे सर राष्ट्रवाद के। असल में आज की डेट में तो बड़ा मुश्किल है कि टैगोर को ही अगर मैं कोट कर दूं वर्बेटिम, और नीचे से गुरुदेव का नाम हटा दूं, और ये अपने नाम से उसको छाप दूं, तो लोग ट्रोल कर देंगे, फांसी पर करिए ना कोट उनको। कई दफा किया है, कई दफा तो मैं कह रहा हूं, कबीर को आप देख लो, इस देश की हालत, कबीर के दोहे अगर आज आप लिख दो ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, क्या क्रांतिकारी चीजें थी। वो देख, इसलिए मैं कह रहा हूं, ये जो रिग्रेसिव पॉलिटिक्स होती है ना, वो समाज को भी उल्टी दिशा में ले जाती है। और जैसे उल्टे पांव की यात्रा, उल्टे पांव की यात्रा में आपको सिग्नल नहीं दिखता है कि रेड है, ग्रीन है, आप पीछे चल रहे हो, सामने चल नहीं रहे हो, पीछे चल रहे हो, कहाँ कुआं आ गया, नीचे गिर गए, आवाज दोगे कोई है ही नहीं, सब तो वैसे ही चल रहे हैं। ये राष्ट्रवाद और धर्म के घालमेल से होता है। एक सर, इस देश में बहुत बाबा हो गए हैं हम, रात दिन बाबा बाबा बाबा। एक तो 27-28 साल का वो लड़का है, पता नहीं वो नंगे पैर चल रहा था यहाँ से वहां तक, मैं हिंदू देश बनाऊंगा, ये करूंगा। आपको नहीं लगता हिंदू धर्म का मजाक बना दिया इन लोगों ने? और इतना ये मजाक बना दिया कि जो इतने एक ग्रेट रिलीजन है, इतना खुलापन है, उसको सिकोड़ के पॉलिटिकल गेन्स के लिए ये करके रख दिया आपने कि ये हिंदुइज्म है या हिंदुत्व है। किससे शिकायत करूं? यहाँ तो आप देखेंगे कि लगभग ये प्रवृत्ति इतनी हावी हो गई है, हर धर्म में हावी हो रही है अब धीरे धीरे। तो कई दफा तो अब ये लगता है कि क्या जरूरत है संसद को, इन्हीं को बिठा दो वहां। हाँ, ये बाबा चला लेंगे, ये लोग चला लेंगे। इनमें से अधिकांश को पता है कि इस ग्रह से उस ग्रह से ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। भाई, मंगलयान छोड़े तो आप बताओगे कि उसका वक्त क्या होगा, क्या नहीं होगा। कहाँ आ गए हम? इसलिए मैं कह रहा हूं, धार्मिकता
और धर्मांधता का फर्क मिट गया है। धार्मिक होना धर्मांध होना नहीं, ये तो पॉपडम हो गया पूरा। ये ऐसा एक इकोसिस्टम बना लिया है। अब इसकी एक पॉलिटिकल इकोनॉमी है, जो दिखता है सो बिकता है। अब पता चले कि वो कहीं गए, लोग लूट रहे हैं, स्टैम्पीड हो जा रहा है, सैकड़ों लोग मर गए, बस उन बाबा की चल निकली, उन मौलवी साहब की चल निकली। अब उनकी तो चल निकली, लेकिन देश का चक्का थम सा गया। और ये मैं बता रहा हूं, ये प्रवृत्तियां सबको परेशान करेंगी। वो जो उनके दरबार में जाते हैं ना पर्ची निकलवाने, उनको भी परेशान करेंगी। वो तो पहले से ही परेशान है, ऑलरेडी परेशान नहीं, है। और करेगी, मैं बता रहा हूँ। तो सर जैसे पार्लियामेंट की बात करी आपने कि इनको पार्लियामेंट में बिठा देना चाहिए, वहां बैठे हुए लोग हैं वो भी उसी तरीके से नहीं, आपके मैंने तंज में कहा था पार्लियामेंट में बिठा देना चाहिए। कोई नहीं सर, आप हमारे रिजर्व क्यों कर रहे हो नहीं, अपने आप को? हमारे लोकतंत्र में अभी भी ऐसी संभावना नहीं है कि इस तरह की चीजें हो जाएं। दो चार हो जाती हैं, गोडसे को देशभक्त बताने वाले भी पार्लियामेंट पहुंच जाते हैं, वो लेकिन एनॉमलीज है, विसंगति है, एक्सेप्शंस है। मेरा सिर्फ ये कहना था कि जितना स्पेस, जितनी लेजिटिमेसी इनको पॉलिटिकल क्लास, इन बाबाओं को, उलेमाओं को, इन संतों को देते हैं, उतनी अगर देश के कोर इश्यूज पे दिया होता ना, तो देश का भला होता। ओके सर, पार्लियामेंट में जो पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग्स हैं और जिस तरीके से पार्लियामेंट चल रहा है ना, वहाँ डिबेट होती है, डिस्कशंस भी उस तरीके से नहीं होते, बिल आते हैं तो भी ठीक है, करो वोटिंग करो और चलो, ये क्या डेमोक्रेसी फंक्शन कर रही है पार्लियामेंट में उस तरीके से? देखिए, डेमोक्रेसी थोड़ी हमारे देश में चैलेंजेस से गुजर रही है। मैं कहूँगा थोड़ा ये अपाहिज सी व्यथा है, और मैं मानता हूं कि अभी भी कोर्स करेक्शन के हमारे पास उपाय हैं। मैंने सत्र के दौरान ही एक लेख भी लिखा था एक अखबार में कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में डिफरेंसेस वाजिब है, पक्ष विपक्ष में होंगे, लेकिन दुनिया भर की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का एक निचोड़ है अनुभव का कि रूलिंग पार्टी की भूमिका थोड़ी विशद होती है, थोड़ी बड़ी होती है। उस भूमिका के को निभाने में हमारे भाजपा के लोग, एनडीए के लोग उतने कारगर नहीं हो पा रहे। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले सत्रों में वो इस बात का ख्याल रखेंगे कि जिस पार्लियामेंट में लोकोन्मुख मुद्दे पे चर्चा ना हो, बहस ना हो, बिल 2 घंटे में पास कर दिए जाए, वो पार्लियामेंट पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव के तमगे से थोड़ा अलग हट जाती है, इस बैज ऑफ ऑनर को लेने लायक नहीं रहती है। ओके सर, आप आखिरी के 2 सवाल, एक पार्टी कैडर के ऊपर आपका चैप्टर है इसमें, और उसमें आप बताते हो जो पार्टी के जो पहले वर्कर होते थे, काडर होते थे, उस तरीके से ना हो कि अब तो वॉर रूम बनने लगे हैं और टेक्नोलॉजी आ गई है। देखिए, मैं तो एक सेकंड सर, जैसे पीटर थिल है, इन्वेस्टर है वो अमेरिका के, पीटर थिल चाहते हैं कि ऐसा कोई टेक्नो पॉलिटिकल सिस्टम तैयार हो जिससे टेक्नोलॉजी जो है वो पॉलिटिकल सिस्टम को ही कैप्चर कर ले। तो इस चीज को आप कैसे देखते हो? देखिए, मेरा मानना है ना कि इंडियन डेमोक्रेसी, एआई वगैरह के नहीं, इंडियन किसी भी टेक्नोलॉजी से मेरा विरोध नहीं है। टेक्नोलॉजी शुड बी अ मींस, वो अपने आप में एंड ना हो जाए। आई एम ड्रॉइंग गांधी हियर। गांधी कहते थे कि साधन और साध्य का फर्क होना चाहिए। आजकल मैं देखता हूं पॉलिटिकल मैसेजिंग, 10 अच्छे रील बन गए। देखिए, रील के लाइक्स और कम्युनिकेशन मैसेजिंग हुई, इसमें फर्क है। कम्युनिकेशन में हम लोग विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे और पढ़ते भी थे कि एक ट्रांसमीटर होता है, यहां से मैसेज चला, और रिसीवर होता है। तो ट्रांसमीटर अगर लीडरशिप है तो रिसीवर आम पब्लिक है। इनके बीच में फीडबैक मैकेनिज्म होता था कि कम्युनिकेशन हुआ। अब रील क्या है ना, 1 वे। आपने रील डाला, उसने लाइक किया, मैसेजिंग कंप्लीट हुई या नहीं इसका इल्म नहीं है हमको। लेकिन मैं देख रहा हूं इंस्टा रील्स हो, यूट्यूब या इनका बोलबाला बहुत हो गया। मेरा उनसे विरोध ही नहीं है, लेकिन मेरा यह जरूर मानना है जो ग्रास रूट पॉलिटिकल एक्टिविज्म था इनके आने से पूर्व, उसकी भूमिका का ये पर्याय नहीं है। उनको रिप्लेस करने में कोई एआई, कोई इंस्टा रील,
किसी भी तरह का और गैजेट, किसी भी तरह का और प्लेटफॉर्म सक्षम नहीं है। दे कैन कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, पूरक हो सकते हैं पर्यायवाची। ओके सर, अरावली के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उस पे आप क्या ओपिनियन है आपका? देखिए, मुझे उसमें दुख हुआ कि हमारे मिनिस्टर साहब कल एक वायर सर्विस को इंटरव्यू दे रहे थे। पानी चाहिए आपको? नहीं, वायर सर्विस को इंटरव्यू दे रहे थे और उन्होंने कहा कि ये सब अफवाह है। इस सरकार की कार्यशैली मैंने देखी है, वो एक आइडिया छोड़ते हैं और देखते हैं कि इसका रिएक्शन कैसा आता है। अगर कुछ ज्यादा ही प्रोटेस्ट हो जाता है तो उसका थोड़ा नाम बदल करके थोड़ा काम का तौर तरीका बदल देते हैं, अगर नहीं तो दे गो अहेड। एक एंकर को देख रहा था करावली पर अलग तरह की टेक लिए हुए थे। मेरा सिर्फ ये कहना है कि इनकी जो पूरी विकास की नीति है ना, वो पीपल सेंट्रिक नहीं है। चाहे हाईवेज को मैं देख लूं, देखिए जंगल और पहाड़ का जो हो रहा है ना, वो ये नहीं समझ रहे हैं कि आप तो 10 साल सरकार चलाने के बाद कल चले जाओगे, पीढ़ियां भुगतेंगी और पीढ़ियों को भुगतने का फिर आप माफी के लायक भी नहीं रहिएगा। कौन आपसे माफीनामा मांगेगा? आप होंगे नहीं, लेकिन नुकसान हो चुका होगा। मैं समझता हूं इन चीजों को दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके जल जंगल जमीन, इस पर एक समन्वयवादी, वही कोलिशन वाली वाह, वो नजरिया। अंडमान निकोबार के भी तो कितने पेड़ कट रहे हैं, उनको हरियाणा में वो बोल रहे हैं कि यहाँ 1 करोड़ से ज्यादा पेड़ कट रहे हैं। इसे वो विकास कहते हैं। और मेरा मानना है कि विकास के नाम पर आप विनाश की पूरी एक मैन्युस्क्रिप्ट तैयार करके बैठे हो, 5 समृद्धि के टापुओं को महफूज करने के लिए, उन्हें और तरक्की देने के लिए, उनके जिम्मे और पूंजी देने के लिए। हाँ, पूछ बोल रहा मेरे क्वेश्चन में, पूछ इस साइड आगे पूछ ले। हाँ, आगे आ जा थोड़ा, यही। हाँ, बैठ। सर, सबसे पहला सवाल तो ये था मेरा कि कोई भी तरह की सरकार में ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जिन पे लोकल पॉपुलेशन रिलाय करती है। उन लोगों में सेल्फलेसनेस और एम्पैथी कैसे डेवलप करी जाए और कल्टीवेट कैसे करी जाए? देखिए, एक्चुअली मैं कहूँ इस सब के लिए कोई दवा अवेलेबल नहीं है। मतलब अगर केमिस्ट की दुकान पे जाकर के कोई दवा मिलती तो मैं कहता पॉलिटिकल पार्टीज को ये दवा अपने सारे लीडर्स को खिला देनी चाहिए, इससे एम्पैथी हो जाएगी। एम्पैथी किसी भी समाज में जनरेट होती है कि आपकी परवरिश कैसी है, आपका एजुकेशन कैसा है। हमारा एजुकेशन सिस्टम स्टेटस को हमेशा बढ़ावा देता रहा है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं तुमको, मैं कई दफा इसको बोला है। हमारा पूरा नजरिया हमारी शिक्षा का आपको एक क्रिटिकल छात्र नहीं, एक छात्र जिज्ञासु छात्र नहीं, आपको एक आज्ञाकारी छात्र बनाता है। परिवार आपको एक आज्ञाकारी बेटा बनाना चाहता है, आज्ञाकारी बेटी बना ये, और राज्य आपको एक आज्ञाकारी नागरिक बनाना चाहता है। मेरा मानना है इतनी सारी आज्ञाकारिकताएं, वो आज्ञाकारिकताओं का बोझ लेकर के कोई भी नागरिक एक बेहतर नागरिक नहीं बन सकता। तो सर, इसका सॉल्यूशन आप मुझे प्लीज ये बताइए। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ, हो सकता देखो, नेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन से क्या हम एजुकेशन की इनइक्वालिटी को खत्म करें? क्यों अलग अलग तरह के स्कूल कि मतलब जो सपना पुराना था, कॉमन स्कूल सिस्टम, इस पर काम किया जाए। पूल एक हो, व्यवहार एक हो, आचरण एक हो और शिक्षा समान हो, तो शायद कुछ हो पाए। थैंक यू। दवाई वैसे कोई है नहीं इसकी। और बोलो, हर पूछो ना। सर, एक क्वेश्चन तो ये था कि एक बहुत ज्यादा होपलेसनेस है सर, पर्सनली मैं आपको बताऊंगा। हाँ, तो वो उसके बाद, हाँ, तो उसके लिए सर आप कोई एडवाइस या कुछ लिखते हो? हाँ, लिखता तो हूँ सर। डायरी लिखते हो? डायरी और पोइट्री भी लिखता हूँ, मतलब ट्राई करता हूँ। पोइट्री लिखो, डायरी लिखो, खुद से बात करो। आईने के सामने खड़े हो, अपनी कविता खुद पढ़ो। उन्हीं कविताओं से, उन्हीं शब्दों से कल को 4 और लोग पढ़ेंगे, संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। आपने भी तो पढ़ी सर ठाकुर का कुआं पार्लियामेंट में। और हाँ, इजाजत या माचिस, कौन सी पसंद है आपको? इजाजत। Why did you ask this question?
और वैसे सर उसका आपकी वो एक लाइन फेवरेट मेरा कौन सी है? मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा वैसे पड़ा फेवरेट, वैसे सर 2-4 फेवरेट बुक बताओ ना आप। बहुत किताबें हैं, एक दो कहना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ। अंग्रेजी में मतलब ऑल टाइम फेवरेट मेरे, मैं मानता हूँ रहीम मासूम रजा हैं। जो अलीगढ़ वाले जिनके ऊपर हाँ, आपने लगा वो गाजीपुर के रहने वाले हैं, गंगोली गांव के। आज ही मैं गया था, उन्हीं के गांव के थे, हमारे जामिया के फॉर्मर वाइस चांसलर सैयद शाहिद मेहदी साहब, उनका इंतकाल हो गया था, तो उनको सुपुर्द खाक करने में अभी मैं भी शामिल हुआ था। और वैसे रिसेंटली क्या पढ़ रहे हो सर आजकल? अभी तो एक किताब पढ़ रहा हूँ, फ्री स्पीच पे एक किताब है, उधर है होगी प्रभात मेरे सेल्फ पे, हिस्ट्री ऑफ अ डेंजरस आइडिया। अच्छा। हाँ, इट्स अ वंडरफुल बुक, वो पढ़ रहा हूँ। एक अभी एक जेएनयू में हमारी कलीग हैं, उन्होंने अपनी किताब ऑस्विज एक प्रेम कथा और दे ही देश करके, जो उनका क्रोएशिया का अनुभव था, तो वो तो रात को उनको वो ले जाता हूँ बेड पे, तो बांट रखा है। अभी रीडिंग लिस्ट बड़ी थोड़ी गहरी हो गई है, क्योंकि पापा बीमार थे, तो उस बीच में थोड़ा रुक सा गया था, लिखना भी थोड़ा कम, तो वो सब। मैंने प्रोफेसर इरफान हबीब से पूछा कि आप क्या पढ़ रहे हो, तो बोले कि मैं जब डिप्रेस्ड होता हूँ तो आजकल गालिब पढ़ रहा हूँ। तो आप उस हाँ, ऐसे फेज में आप क्या पढ़ते मैं हो? डिप्रेस्ड होता हूँ तो आपको नयरा नूर की गजलें सुनता हूँ, और इसके तरह मैं भी लिखता हूँ। अभी हाल में मैंने एक पोएम लिखी है, मैं कहूंगा प्रभात को कि उसको आपको भेज दे। अच्छा। रुकिए, मैं शायद अभी सुनाई दो सर। ये मैंने लिखा था। सर आपने, हाँ हाँ, ये किताब बता रहा था, बहुत प्यारी किताब है। ओह ग्रेट, द हिस्ट्री ऑफ डेंजरस आइडिया, व्हाट इज फ्री स्पीच। गजब है सर ये तो। सर आपने इतनी किताबें पढ़ रही हैं, आप बोर नहीं हो जाते सेम नहीं, एक ही जैसी किताबें पढ़ के? नहीं, देखो हर किताब ना, दो किताबें बिल्कुल एक जैसी नहीं होती हैं। जैसे एक और कहूंगा, देयर इज अ पॉपुलर सेइंग, यू कांट स्टेप इन द सेम रिवर ट्वाइस, क्योंकि जब आपका एक पांव एक नदी में जाता है और जब दूसरा पांव जाता है, नदी बदल जाती है, प्रवाह में जाता है। उसी तरह की ये कविता लिखी थी। हर संघर्ष अंततः एकाकी ही होता है, क्योंकि निर्णय लेने की घड़ी में सलाहों की भीड़ अचानक मौन हो जाती है। हर युद्ध आपको अभिमन्यु बना देता है। चक्रव्यूह में उतरते समय कोई यह नहीं पूछता कि बाहर निकलने का मार्ग आपको आता भी है या नहीं। हथियार सबके पास होते हैं, पर भरोसा अक्सर कुंद पर जाता है। घाव शरीर पर नहीं, आत्मा पर लगते हैं, और उनकी मलहम भी कोई और नहीं लाता है। फिर भी लड़ना पड़ता है, क्योंकि पीछे हटना भी एक युद्ध ही है, स्वयं के अंदर का युद्ध। और अंत में जो बचता है वो विजय नहीं, बल्कि वह सत्य कि हर बार आप अकेले ही खड़े थे। क्या बात सर, क्या बात, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। इससे आपको इरिटेशन नहीं होता ये पढ़ के, महात्मा गांधी असैसिनेटेड? यू। जानबूझ के रखा, ये पाकिस्तान टाइम्स अखबार का है ये। हाँ। तो मुझे लगा अच्छा कि पाकिस्तान ने उस दिन फ्रंट पेज में इस मास्ट के साथ छापी थी, तो इसलिए मैंने इसको रखा हुआ। ओके। और रिमाइंडर भी है ना, क्योंकि गांधी सिर्फ 30 जनवरी 48 को असैसिनेट नहीं हुए, ऑलमोस्ट एवरी डे ही इज बीइंग असैसिनेटेड। 30th जनवरी वाला फिर। ओके। हर दिन 30 जनवरी सा लगता है। ठीक है। लिख सकते हो सर ये आपका ऑटोग्राफ इस पे। अच्छा।